हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 20 दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको 40% का ऑफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग पोस्ट निकली हैं उन सभी के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, चाहे AWTPO हो, मिनिस्टीरियल हो या फिर कांस्टेबल हो। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। उसको खरीदने के लिए भी आप टॉपर्स 40 कोड यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 65 क्वेश्चन जो हैं हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। माधवपुर मेला बताना है कि ये किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, माधवपुर मेला जो है ये 1 सप्ताह तक चलता है और ये मेला जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में अप्रैल 2020 में जो था ये मेला लगा था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? डियर पार्क को, लोधी गार्डन को, बुद्ध जयंती पार्क को या मुगल गार्डन को? इसमें से बताना है कि किस गार्डन या पार्क को पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन को जो है द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति या लाई हरोबा? इनमें से बताना है कि किस फेस्टिवल का जो अर्थ है वो है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा? लाई हरोबा। लाई हरोबा। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल? ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध, उदयन, बिंबसार या नागदशक? हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबसार था। और बिंबसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। तो राइट आंसर बिंबसार हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई? 1913 में, 1920 में, 1905 में या 1915 में? गेटवे ऑफ इंडिया। तो आधारशिला जो बनाना स्टार्ट हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1913 में। 1913 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? उडुपी, मंड्या, कोडागु या फिर हसन? किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है कर्नाटक के कोडागु जिले में। कोडागु ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? सिरके का जो है प्रमुख घटक बताना है कौन सा है, मतलब सिरके में क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो वो होता है एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हमें बताना है बोरा गुफाएं जो हैं ये भारत के पूर्वी तट पर हैं, बट किस पहाड़ी पर हैं? हार्सले, अनंतगिरी, नागरी या नल्लामाला? बोरा गुफाएं जो हैं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर दूर है। तो इसमें बताया भी है कि ये भारत के पूर्वी तट पर हैं और ये किस पहाड़ी पर स्थित हैं? ये अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, बोरा गुफाएं। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी? ये भी पूछा जा सकता है कि कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और ये किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो है हमारे
मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके जीवन पर जो है ये आधारित है। और इसको लिखा किसने है? कुछ जो बड़े नेता हैं उन्होंने इसे लिखा है, जैसे कि स्मृति ईरानी हो गई, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय रूपाणी, ओके, इसके अलावा नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो ये बड़े नेता जो हैं इन्होंने जो है इसको लिखा है, ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ को। और ये किसके जीवन पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद, पांडुका, गोविशाणक या कैवृत? नंद वंश का जो सबसे अंतिम जो शासक हुआ है उसके बारे में बताना है। नंद वंश की स्थापना भी पूछी जाती है, तो किसने की थी? महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद ने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। और इसके जो अंतिम शासक हुए वो कौन थे? धनानंद थे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? कांच के रूप में, एस्बेस्टस के रूप में, जिप्सम के रूप में या चूना पत्थर के रूप में? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को किसके रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। तो जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जिप्सम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायिका थी? इनमें से बताना कि जो फेमस कव्वाली गायिका हुई हैं वो कौन है? बड़े गुलाम अली खान, नाजिया हसन, बेगम अख्तर, नुसरत फतेह अली खान। फेमस कव्वाली गायक, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े गुलाम अली खान की। तो ये क्या थी? ये कौन है? शास्त्रीय संगीत जो होती है उनकी गायिका हैं, तो कव्वाली की नहीं है, तो शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। नाजिया हसन जो है ये एक पाकिस्तानी पॉप गायक है। बेगम अख्तर जो है ये कौन है? ये ठुमरी और गज़ल गाती हैं। तो यहाँ पे जो कव्वाली की प्रसिद्ध गायिका है वो कौन है? नुसरत फतेह अली खान, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किरीबात कहाँ का चावल का एक व्यंजन है? तो एक चावल का व्यंजन है जिसका नाम है किरीबात। ये कहाँ का एक फेमस डिश है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका? तो किरीबात जो है ये श्रीलंका का चावल का एक व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश की जयंती प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाई जाती है? मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लारा बार्टन या एलिस वॉकर? तो किसकी जयंती है जो इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाई जाती है? तो इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है ये कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है। और ये किसकी जयंती में कि उसमें मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और इस बार अगर बात करें 2020 में तो कौन सी जयंती मनाई गई है? 200वीं जयंती, ये भी पता होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, अशोक और या बिम्बिसार? तो गुप्त वंश का सबसे अंतिम सम्राट पूछा है, तो ना तो अशोक हो सकता है ना बिम्बिसार, क्योंकि ये गुप्त वंश के है ही नहीं, ठीक है। अब बचे दो, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। तो पढ़ते हैं, देखिए गुप्त वंश के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए कि किसने गुप्त वंश की स्थापना की, नींव किसने रखी, तो वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त ने नींव रखी थी 275 ईस्वी में। ओके, श्रीगुप्त के पुत्र कौन थे? श्रीगुप्त के पुत्र हुए घटोत्कच गुप्त। और श्रीगुप्त की उपाधि पूछी जाती है, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिराज की उपाधि जो थी उन्हें मिली थी। और ये कहाँ से पता लगा कि उन्हें आदिराज की जो है उपाधि प्राप्त हुई थी? तो ये पता लगा था पूना से जो ताम्रपत्र जो मिला था उसमें जो है उसे आदिराज कह के संबोधित किया गया था, ठीक है। श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? घटोत्कच था, घटोत्कच गुप्त का पुत्र जो हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। और चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज। ओके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो आया वो कौन था? समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कह लीजिए जिसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या इन्हें जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र आया था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद स्कंदगुप्त आया। तो मेन जो सम्राट हुए गुप्त में वो थे ये। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि अंतिम कौन सा था, तो वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णुगुप्त जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित, दोहरी या समाजवादी। किस व्यवस्था में जो है सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, तो वो होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। कर, हलवी कर, हलीव कर, हिरण्य या शुल्क। तो गुप्त शासकों ने कौन से नाम का जुर्माना लगाया था जो कि हल रखने वाले हर एक कृषक द्वारा भुगतान किया जाता था? तो कौन सा जुर्माना लगाया था? हलीव कर। ठीक है, हलीव कर नाम का जुर्माना जो था लगाया था। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। बिंबसार, अशोक, प्रसेनजित या अजात शत्रु। हर्यक वंश के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबसार ने। तो फर्स्ट ऑप्शन बिंबसार जो है सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर यांगत्जे नदी के मुहाने पर स्थित है? बीजिंग शहर, ग्वांगझो, लहासा या संघाई। यांगत्जे नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा संघाई शहर जो है यांगत्जे नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है। शनि ग्रह का, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या शुक्र ग्रह। तो किस ग्रह का नाम क्या है? ल्यूसीफर है। किस ग्रह को जो है ल्यूसीफर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का एक और नाम है ल्यूसीफर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, डैश श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। नेगोम्बो, कोलंबो, जाफना या कैंडी। कौन सा शहर है जो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। अटक, कसूर, संदूर या ओकरा। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान बताना है कौन सा है और ये पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर हो जाएगा संदूर। संदूर क्या है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, अगला देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? कक्षीय तल पर, ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी कि अयनांत के दिन, शीतकालीन संक्रांत के दिन या विषुव के दिन। दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विषुव के दिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो गलत बताना है जो गलत है। तो देखते हैं, देखिए, मुगल की जो नींव थी वो किसने रखी थी? मतलब जो सबसे पहला शासक हुआ मुगलों में वो कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर आया। ठीक है, अकबर के बाद अकबर का पुत्र सलीम जिसे जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जहांगीर का पुत्र कौन हुआ? शाहजहां।
तो शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब आया। ठीक है, तो देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, बिल्कुल सही है। फिर देखिए जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये भी सही है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये भी सही है, लेकिन अकबर, शाहजहां, जहांगीर गलत है, क्योंकि अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जो गलत अनुक्रम दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 तक IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने सदस्य थे? 174, 189, 182, 164। IMF में कितने सदस्य थे या हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 189। सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? उष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, या उष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा? तो बताना है कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड वेल्जली? उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जब सती प्रथा को जो है अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। तो किसके काल में किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? संजय सिंह, रोमिला थापर, विपिन चंद्र, या रामचंद्र गुहा? तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है रामचंद्र गुहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान, अमीर अली असर, सैयद अहमद खान। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? असम, राजस्थान, उड़ीसा, या पंजाब? तो ये नृत्य शैलियां हैं भवाई और कालबेलिया, फोक डांस है, वहाँ का लोक नृत्य हैं। तो ये कहाँ का लोक नृत्य ये बताना है इसमें, तो ये है राजस्थान का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? मैत्री, आर्कोडोस, होप बे, या मावसन? अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वो है मैत्री। एक और पूछा जाता है भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका क्षेत्र में, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये भी क्या है? एक अनुसंधान केंद्र है। कहां पर? अंटार्कटिका में। ठीक है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, उड़ीसा, असम, या मेघालय? धनु यात्रा खुला रंगमंच माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में। और ये कितने दिन तक चलता है ये भी पूछ सकते हैं, तो 11 दिनों तक चलता है ये। ठीक है, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1900, 1850, 1833, या 1910? कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण जो था ये हुआ था 1833 में। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? 1780, 1800, 1805, या 1734? नाहरगढ़ किला किसने करवाया इसका निर्माण? महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और किस वर्ष में करवाया था? 1734 में करवाया था। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है? कावेरी, वैगई, नंदी या पलार? जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है उस नदी का नाम बताना है, तो उस नदी का नाम है नंदी नदी। ठीक है, नंदी। नेक्स्ट देखिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद, लाल, पीला या नारंगी? सूर्य जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उस प्रकाश का रंग कैसा होता है? वाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है, वाइट। नेक्स्ट देखिए, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ओम का नियम, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल लॉ या चार्ल्स लॉ? तो कौन सा लॉ है जो कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये कहता है एवोगैड्रो का नियम, या कह लीजिए एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट देखिए, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? थाई पोंगल, कानूम पोंगल, मट्टू पोंगल, भोगिक पोंगल? अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिन तक मनाया जाता है। हर एक दिन का एक अलग अलग नाम है। तो देखिए, जो सबसे पहले दिन जो पोंगल मनाया जाता है उसका नाम क्या होता है? भोगी पोंगल। ठीक है, फर्स्ट डे का नाम। सेकेंड डे का नाम होता है थाई पोंगल, जिसे सूर्य पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड जो होता है वो होता है मट्टू पोंगल, और फोर्थ होता है कानूम पोंगल, या आप इसे कन्या पोंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कानूम पोंगल, जो 4th डे मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चोल, सातवाहन, चेर या पल्लव? महाबलीपुरम में पंच रथ का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव वंश ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र बताना है, कौन सा है? तो वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ओके। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग या प्रगति मैदान? 1942 कहाँ से शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? अगस्त क्रांति मैदान से। ठीक है, ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो क्षार का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस? जो बेसिस की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, देखिए, वे अम्लों के साथ प्रक्रिया करते हुए उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। बेस के बारे में कहा जा रहा है कि वे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड न्यूट्रलाइज देम। उसके बाद है दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, कि लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर दे टर्न ब्लू लिटमस रेड और दे हैव बेटर टेस्ट। तो बिल्कुल देखिए, कड़वे होते हैं बेस स्वाद में, रिएक्ट करके एसिड के साथ उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा वे क्या करते हैं? नीला जो लिटमस होता है, जो लाल लिटमस होता है उसको क्या करते हैं? नीला करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करना। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बेस की प्रॉपर्टी है, अम्ल की जो है, एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी है ये। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, अगला देखिए, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? जब ऑक्सीजन में कार्बन को जलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, ये पूछा गया है। तो वो है कंबशन रिएक्शन, यानी कि दहन अभिक्रिया। ठीक, दहन की अभिक्रिया जो है होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन फाउंड इन एनिमल्स? कौन सा हार्मोन है जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता? इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरोक्सिन या फिर एड्रेनालाइन?
कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो देखिए इंसुलिन भी पाया जाता है, थायरोक्सिन भी और एड्रेनालाइन भी। ऑक्सिन जो है ये जानवरों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? हीलियम, हाइड्रोजन, निकल या फिर लेड? पीबी लेड, Ni निकल, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कौन सा है जो उत्प्रेरक के रूप में यूज़ किया जाता है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में? तो वो है निकल। ठीक है, Ni जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स? नेमोटोडा, पैरिफोरा, आर्थ्रोपोडा या फिर मोलस्का? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है इनमें? वो है आर्थ्रोपोडा। ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, अगला देखिए, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इकोइज मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रेयरफैक्शंस, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। तो बताना है लगातार या एकाधिकार किसके कारण जो है हम प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुन सकते हैं। एक ध्वनि को अधिक मतलब एक से ज़्यादा बार सुना जाता है, किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा है जो कि एक ईमेल सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल, MS पेंट, MS वर्ड या MS आउटलुक? तो देखिए, ना तो पेंट है ईमेल सॉफ्टवेयर, ना एक्सेल है और ना ही वर्ड है, बचा आउटलुक। तो MS आउटलुक है ईमेल सॉफ्टवेयर। ठीक, अगला देखिए, डिवाइस हैविंग द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? DVD, हार्ड डिस्क, CD-ROM, ALU? तो उस डिवाइस का नाम बताना है जिसके पास क्या है? लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक। अब ये पूछा गया है, तो किसकी क्षमता सबसे अधिक होती है? हार्ड डिस्क की। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग नेटवर्क स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया? लैंड, मैन, वैन? लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया यानी कि बहुत बड़े एरिया को जो कवर करता है, लाइक एक कंट्री से दूसरी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को जो है एक साथ जोड़ दे, वो कौन सा नेटवर्क है? वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, ए डिवाइस विच कैन रिकॉग्नाइज ए प्री स्पेसिफाइड मार्क मेड विद ए पेंसिल? लाइट पेन, OMR, OCR, MICR? तो वो कौन सी डिवाइस है जो रिकॉग्नाइज करती है प्री स्पेसिफाइड मार्क मेड विद ए पेंसिल? तो राइट आंसर हो जाएगा OMR। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, HTML लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग? वेब डिजाइनिंग के लिए HTML लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। हाइपर टेक्स्ट मेकिंग लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड ओड वन बताना है इसमें से जो सबसे अलग है। flipkart.com, eBay, ट्विटर, amazon.com? तो इनमें से जो सबसे अलग है वो बताना है। तो सबसे अलग कौन सा है? ट्विटर हो जाएगा, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट है और बाकी तीनों वैसी हैं, तो ट्विटर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, डैश प्रोग्राम प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज? वेब ब्राउजर, ब्राउजर आएगा यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर, URL या ISP? वेब रिसोर्सेज जो हैं किस प्रोग्राम मतलब कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है टू एक्सेस वेब रिसोर्सेज, कि हम उन्हें एक्सेस कर पाए? तो वो है ब्राउज़र। ठीक है, बी ऑप्शन। GUI इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस या ग्राफिक यूज़र इंटरफेस? तो क्या हो जाएगा? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस।
तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अगला है यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनाइटेड पावर सॉल्यूशन या अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन। यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट दैट स्टोर द यूआरएल ऑफ वेब पेजेस एंड लिंक विजिटेड इन पास्ट फ्यू डेज? लिंक लिस्ट, पेज लिस्ट या हिस्ट्री लिस्ट? तो कौन सी लिस्ट है जो स्टोर करके यूआरएल ऑफ वेब पेजेस या हमने जो प्रीवियस में चीज़ें देखी है उनको कौन स्टोर करके रखता है? हिस्ट्री लिस्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिस्ट्री लिस्ट। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा गया अक्षर बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या आने वाला है। ILOR, ऑप्शन दिए गए हैं XVUWU। तो चेक करते हैं, देखिए ILOR, आई और एल के बीच में देखिए कितने वर्ड्स आते हैं, सॉरी कैरेक्टर्स, IJK। ठीक है, देन L आ रहा है, MNO, PQR, तो आगे STU। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? U। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। वो फिगर बतानी है कि जो ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रही है। ABCD, कौन सी फिगर है जो कि बिलोंग नहीं कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है सही होगा, सॉरी डी आंसर। अगला देखिए, पुल्क और मींजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात दिया है। पुल्क और मींजा कितना है? 5:9। फिर कह रहा है जयराम और मींजा के पास है 7:18। पुल्क और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पे मुंजा की अगर हम देखें तो एक जगह 18 दिया है तो दूसरी जगह 9 दिया है, तो इसको इक्वल करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से कुछ इसे लिख लेंगे 18:7, ये जयराम का हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 18 पंजे 90, 18 162 एंड 9 से 63। ठीक है, अब हमें बताना है पुलक और जयराम का, तो यानी कि 90 और 63 का बताना है। तो 90 और 63 यहाँ लिख लीजिए, ये हो जाएगा 30, ये 21, ये 10, ये 7। तो उनके बीच का रेशो कितना है? 10:7 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 25 को जब हम डिवाइड करते हैं 1/5 से तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/125, 5, 25 और 125। जब हम 25 को डिवाइड करेंगे 1/5 से तो हमें क्या मिलेगा? 125 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 25 × 5 125। ओके, सिलेक्ट द मिसिंग टर्म बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर। ठीक है, यहाँ पे ये दिया है एंड देन लेडी लिखा है। तो अब ये जो पहले वाले का दूसरे से संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो यहाँ पे चाची आएगा, आंटी आएगा, औरत मतलब चाची, औरत, चाचा या लड़की। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे बॉय है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गर्ल आ जाएगा। लड़की जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 20। थैंक यू सो मच।